हाँ बच्चों, कल के वीडियोस में आपने देखा होगा इमेज फॉर्मेशन के लिए। इमेज फॉर्मेशन में काफ़ी कुछ बारीकियों से आपको रे डायग्राम बताया गया। उनको इस तरह से सिखाने की कोशिश की गई कि जिससे एक अच्छे डायग्राम को अच्छे ढंग से आप लोग सीख सकें, और साथ में उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और इसके साथ साथ फोकल लेंथ, इनको भी अच्छी तरह से पहचान गए होंगे। तो अब मेरा कहना है कि आगे फिर कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि साइन कैसे हम इसका फाइंड आउट करते हैं। मतलब कि जैसे लाइक एज ए साइन रूल्स ऑफ मिरर्स। तो साइन रूल ऑफ मिरर्स में आप देखते हैं कि मिरर्स का जो मुख्य द्वारक होता है, जैसे आप कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिश बाहर की गई है। तो पॉलिश बाहर की गई है, इसका मतलब रे इंसिडेंट जो होगी वो इसके द्वारक के सामने होगी, और द्वारक के सामने होगी तो आपको एक पॉइंट पी फॉर पोल दिखाई दे रहा होगा। पोल के जितने भी लेफ्ट साइड होंगे, मतलब कि चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो, वो सभी निगेटिव होंगे। और पोल के राइट हैंड में जो वस्तुएं उपलब्ध होंगी, चाहे वो इमेज हो, ऑब्जेक्ट हो या फोकल लेंथ हो, तो वो सभी पॉजिटिव होती हैं। लेकिन अब जरूरत इस चीज की है कि यहाँ पर आपको जो मिरर्स दिया गया, कॉनकेव मिरर का नेचर ही होता है कि अपोजिट साइड में जो इसका उभरा हुआ भाग है वहां पर पॉलिश की होती है, तो वहां रे डायग्राम का कोई चांस ही नहीं बनता है। इस नाते आप ये मान के चलें कि कॉनकेव मिरर में ऑल सिंबल्स आर निगेटिव हेयर। मतलब कि यहाँ पर प्रमुख रूप से जो आपको यू, वी और एफ की बात दी गई, वह यू, वी और एफ सभी निगेटिव होगा। कभी कभी बच्चे कहने लगते हैं सर इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों निगेटिव हो गया? तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीन्स क्या समझते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल की डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, और ये हमारा कहाँ है? द्वारक के लेफ्ट हैंड में है, और लेफ्ट हैंड में होने के कारण ये निगेटिव होता है। इसी के कारण जब रेडियस आपका निगेटिव हो गया, फोकल लेंथ आपकी निगेटिव हो गई, इमेज डिस्टेंस निगेटिव हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव हो गई, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कॉनकेव मिरर्स इसके लिए द बेस्ट होता है। वैसे आप इसमें जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? अंदर की तरफ पॉलिश होती है, जो द्वारक आपको दिख रहा है। तो इस तरह से जब अंदर की तरफ पॉलिश होती है तो जो रे डायग्राम होते हैं वो उभरे तरफ से होते हैं, और उभरा सिरा जो होता है वो भी एक्चुअली देखा जाए मेन एक्सिस के तो लेफ्ट साइड में ही पड़ता है। तो वहां पर सामान्य तौर पर आपको ये बता दिया जाता है कि वी और एफ के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होने के चांसेस होते हैं, लेकिन मेन फोकस जो होता है उनका वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन वहां भी यू का मीन्स लाइक एज ए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव ही होता है। तो इस तरह से हमने आज का टॉपिक लिया है प्रमुख रूप से कि जिसमें आपको मेन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का एक आईक्यू डेवलप होगा। और वो मेन प्रॉब्लम्स क्या है कि आज हमारा फिजिक्स का टॉपिक है मिरर फार्मूला। जैसे अभी आपको मिरर फार्मूला बताया गया, तो मिरर फार्मूले में जो मिरर्स के केस में आते हैं मेनली तीन फार्मूले हैं। पहला है जिसमें आपको 1/b + 1/u = 1/f की बात दिखाई जा रही है। हो सकता है कि यहाँ आपको लाइट थोड़ा कम पड़ रही हो, लेकिन बारीकी से देखेंगे जहाँ हमारी फिंगर है लेफ्ट हैंड की, यहाँ पर प्रमुख रूप से 1/b + 1/u = 1/f की बात की गई है। और यहाँ पर हमने कहा where b is image distance, v क्या है? स्मॉल v वो इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है? u is ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f is फोकल लेंथ। तो ये क्लियर हो गया u, v एंड f के विषय में। इसी के साथ आपको दूसरा फार्मूला मिलेगा फोकल लेंथ का, कि फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या संबंध है। अक्सर इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल तो आपके फर्स्ट फार्मूले पर भी ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन शॉर्ट न्यूमेरिकल्स जो होते हैं जिसे आप कह सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की चर्चा जरूर की जाती है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ = रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, जिसमें
रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर फोकल लेंथ को कुछ बुक राइटर्स कैपिटल एफ से नोट करते हैं, कुछ स्मॉल एफ से नोट करते हैं। तो लाइक एज ए हमें कह सकते हैं प्रिंटिंग लेटर्स होते हैं, कर्सिव राइटिंग में हम उसको नहीं यूज कर सकते। तो जहां जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि फोकल लेंथ कैपिटल एफ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर होल अपॉन 2। कहने का मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। इसी नाते आप कॉनकेव मिरर में देख रहे हैं P से F की जो दूरी है लगभग F से C की उतनी ही दूरी रखी जाती है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको मालूम होगा कि ये सर्किल का जो स्फेरिकल सेल लिया गया उसका सेंटर होता है। उसी सेंटर से सर्किल को ये शो किया जाता है कि सर्किल का सेंटर ये रहा होगा और इसके चारों तरफ सर्कमफ्रेंस है। उस सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा भाग है जिसे हम सर्किल की लैंग्वेज में या मैथ्स की लैंग्वेज में आर्क कह सकते हैं। आर्क का मतलब ये होता है चाप, एक छोटा सा भाग, और उसी को अगर हमने एक सिरे को पॉलिश कर दिया तो ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर बन गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इतनी चीजें इसमें जुड़ी होती हैं और इन्हें हमें अच्छी तरह से समझना अति आवश्यक होता है। इसके बाद तीसरा फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्धन। और आवर्धन का मीन्स क्या होता है, कोई भी वस्तु छोटी है, जैसे सपोज कीजिए आप उसको बड़े में देखना चाहते हैं, तो बड़े में देखने के लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, और उसी सिस्टमेटिक अप्रोच पर कैमरा, फिर माइक्रोस्कोप और इसके साथ साथ टेलीस्कोप, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आए। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक की बात हो गई। तो इसमें हम सूक्ष्म वस्तुओं को ही बड़ा करके देखते हैं, और उसका प्रिंसिपल कहाँ से स्टार्ट होता है, थ्योरी ऑफ मैग्निफिकेशन से। तो थ्योरी ऑफ मैग्निफिकेशन में इसको यम से डिनोट करते हैं, यम फॉर मैग्निफिकेशन। तो कुछ राइटर्स इसको कैपिटल एम में लिखते हैं, कुछ स्मॉल एम में लिखते हैं। तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। बस जरूरत ये रहे कि जब भी आप 10+2 स्टैंडर्ड में या इस टाइप का कोई डेरिवेशन करते हैं तो उन चीजों को वेरीफाई कर दीजिए, यहाँ पर बता दीजिए कि इस एब्रिविएशंस का मीन्स क्या है जो आपने लिया है। अगर आप यहाँ से संतुष्ट कर दिए तो एग्जामिनर आपसे वेल सेटिस्फाइड हो जाता है, वो आपके डेरिवेशन को अच्छी तरह से चेक कर लेता है। कुछ बच्चे डेरिवेशन भी नहीं समझ रहे होंगे, तो डेरिवेशन का मतलब क्या होता है कि इनका गणितीय आकलन, गणित के माध्यम से हम कैसे आकलन करते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला जो हमारा मैग्निफिकेशन का है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -b अपॉन u। माइनस बी क्या है, बोलिए, -b का मीन्स हुआ इमेज डिस्टेंस, अपॉन u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इस तरह से माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने वर्ड में दे दिया कि जिससे आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम ना हो। ये नेगेटिव साइन क्या इंप्रेस करता है, नेगेटिव साइन इंप्रेस करता है। यहाँ साइन ऑफ एमएजी की दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, एमएजी फुल स्टॉप कर दिया गया, तो ये मैग्निफिकेशन का शॉर्ट फॉर्म हमने नोट कर दिया है। तो साइन ऑफ मैग्निफिकेशन एंड जस्ट रिलेटेड टू इमेज नेचर, जो प्रतिबिंब के स्वभाव पर निर्भर करता है। अगर सपोज कीजिए कि साइन ऑफ मैग्निफिकेशन निगेटिव शो कर रहा है, मतलब m की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो यहां पर आपका इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब कि प्रतिबिंब स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देगा, वास्तविक होगा, और इन्वर्टेड का मतलब कि वस्तु की दिशा से उल्टा होगा। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड क्या शो करता है, निगेटिव मैग्निफिकेशन। अब इसके बाद बात आती है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेचर जो इसका मैग्निफिकेशन का होता है वो क्या करता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज को शो करता है। तो अब तो मेरा कहना होगा कि आप इसके साथ साथ इमेज फॉर्मेशन में यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का रोल दे रहे हैं कि यहाँ पर निगेटिव साइन अगर मैग्निफिकेशन में है तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि हमारा इमेज का नेचर जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और अगर इसके साथ साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन होने पर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और वर्चुअल की पोजीशन क्या होती है, वर्चुअल माने सीधा वस्तु की दिशा में हो, और इरेक्ट सीधा। तो इस तरह से आपने देखा कि
कि यहाँ पर साइन ऑफ मैग्निफिकेशन में ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसी के साथ साथ आप ये भी देख लीजिए, मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ इमेज। वहां तो आपने इमेज नेचर देखा, साइज ऑफ इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफ m इज इक्वल टू 1, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 हो तो v इज इक्वल टू u, अर्थात इमेज डिस्टेंस जो होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगी, अर्थात इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशंस में बन रहे होंगे, जिससे हम विशेष तौर पर इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स में देखते हैं थर्ड पोजीशंस जो रिप्लाई करता है। तो ऐसी कंडीशंस में m इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू b अपॉन u, और b अपॉन u इंडिकेट करता है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों इक्वल होते हैं। इसी के साथ साथ m इज लेस देन 1, अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 से छोटी होने पर b इज लेस देन u। इसका मीन्स कि इमेज की जो साइज होगी वो u की साइज से छोटी होगी, अर्थात प्रतिबिंब हमारा वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरी कंडीशन होता है m इज ग्रेटर देन 1, तो m इज ग्रेटर देन 1 होने पर v इज ग्रेटर देन u, और v इज ग्रेटर देन u का मतलब कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मेरा ख्याल है इसमें आपको जो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर्स है, ये तीनों घटनाएं आपको मिल रही हैं, और तीनों घटनाओं के मिल जाने से आपका एक चीज परफेक्ट हो गया कि इमेज फॉर्मेशन में अगर आपको कोई साइन ऑफ मैग्निफिकेशन की बात करता है या मैग्निफिकेशन सिंपली इन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ इमेज की बात करता है, तो वहां पर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं, मैग्निफिकेशन इन द सेंस ऑफ साइज ऑफ इमेज, m इज इक्वल टू 1, तो आपका b की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की इक्वल हो जाएगी, अर्थात इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल डिस्टेंस के हो जाएंगे, अर्थात उनकी लेंथ इक्वल होगी। सेम कंडीशंस में m इज लेस देन 1, तो यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस जो होगी वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से छोटी होगी, अर्थात इमेज छोटा बनेगा और ऑब्जेक्ट तो आपने बढ़ा लिया ही है। तीसरी कंडीशन आती है कि m इज ग्रेटर देन 1, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, m बड़ा है 1 से, तो ऐसी कंडीशंस में b इज ग्रेटर देन u, अर्थात ऑब्जेक्ट जो होगा वो इमेज से छोटा होगा, अर्थात प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और वस्तु छोटी होगी। तो मेरा ख्याल है जो 6 कंडीशंस मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, वो सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो गई जो लास्ट वीडियोस में मैंने बताया। इसके साथ साथ आपने साइन ऑफ मैग्निफिकेशन की बात फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, जो नेचर ऑफ इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल माने वास्तविक, और वास्तविक का मतलब क्या होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई दे। इसके साथ साथ इन्वर्टेड से उसका दिशा ज्ञान होता है कि अगर वस्तु मान लीजिए अपवर्ड में है तो प्रतिबिंब हमारा डाउनवर्ड में बनेगा, मतलब कि वस्तु सीधा खड़ा है, सामने खड़ा है, तो वस्तु सामने से उल्टा दिखेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर मैग्निफिकेशन साइन हमारा पॉजिटिव है, प्लस बी है, तो ऐसी कंडीशंस में ये इमेज का नेचर जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल मतलब सीधा, और इरेक्ट मतलब क्या होगा, सीधी स्थिति में होगा। वर्चुअल का मतलब आभास होना, या एक सीधे शब्दों में कह दें कि वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ओनली फॉर अपीयरेंस, मतलब कि अनुभव किया जाता है कि दिखना चाहिए, लेकिन फिलहाल वो दिखता नहीं है। अब हम आते हैं अपने मेन टारगेट पर, जो हमारा फार्मूला 1 था, वो फार्मूला। हाँ, तो इसके बाद अभी तक हम लोग देख रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो इमेज फॉर्मेशन के दौरान आपने देखा कॉनकेव मिरर में। तो इमेज के विषय में अभी आप 6 पोजीशन लास्ट वीडियोस में देखे थे। आज हमने फार्मूले के विषय में डिस्कस किया, और साथ में इनमें मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ इमेज, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन एंड इमेज नेचर, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिवाइज किया। इसके साथ साथ जो आपने फार्मूला देखा था, जो प्रमुख रूप से मिरर फार्मूला के नाम से जाना जाता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर इन अकॉर्डिंग टू
फोकल लेंथ से उसका क्या रिलेशन होता है, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। इसके साथ तीसरा फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। इसके रिलेशंस को बहुत अच्छे तरह से आपने समझा। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा वीडियोस है उस वीडियोस की पोजीशंस ये कह रही है कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे तरह से इस फार्मूले के विषय में जानना चाहेंगे जो मेनली मिरर फार्मूले के रूप में है। तो अगले वीडियो में हम मिरर फार्मूला का डेरिवेशन देंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।